Welcome to the digital world of Ojang IAS, one of the most trusted brand of India, especially in the field of IAS examination. Myself, Dr. Kumar Nalin, Faculty of History, educated from University of Delhi and also given my services to this university. I am mentoring the IAS aspirants since last 2 decades. Teaching is not only my profession, but also it's my passion. Apart from the teaching, I have written so many books on history, especially on world history and Indian history, published by eminent publications like McGraw Hill publication, Arihant publication, etc. Today I am going to discuss a very interesting topic, modern history, modern Indian history from Raj to Swaraj. ओजांक आईएएस जो भारत का एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड के अंतर्गत आईएएस की परीक्षा के मद्देनजर आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं परिचर्चा कर रहा हूं, जो है राज से स्वराज। वस्तुतः ब्रिटिश सत्ता का जो भारत पर नियंत्रण था, जो राज था, दैट इज नोन एज ब्रिटिश राज। टेक्निकली इट इज ब्रिटिश राज। और 1947 में जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, वो वस्तुतः था स्वराज। इसलिए मैंने इसका टॉपिक का नाम रखा, इस टॉपिक का नाम रखा फ्रॉम राज टू स्वराज। अब राज टू स्वराज में एंट्री करने से पहले आपको थोड़ी अपने संस्थान की गतिविधियों के बारे में बता दें हम। आप देखें, कई सारे कोर्सेस हैं जो ओजांक आईएएस के ऐप पर अवेलेबल है। आप इसमें से अपने पसंद के, जो आपका रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से विभिन्न सारे कोर्स को डिजाइन किया गया है। आप उसमें से कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। एक ये है आपका, जिसमें सामने आप देख रहे हैं 50 to 60% ऑफ है। एक दूसरा देखिए आप, जो 12 के बाद बच्चे जो इस दिग्भ्रमित रहते हैं, कि मिसगाइडेड रहते हैं कि किस प्रकार आगे की तैयारी को अंजाम दें, तो ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, रेजिडेंशियल है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, रहने की, खाने की, और प्लस ओजांग सर स्वयं इसका मार्गदर्शन करते हैं। 360 डिग्री बैच। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में श्रुति शर्मा AIR 1 टॉपर रही है। इनका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। ओजांक आईएएस से ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लाई है। श्रुति शर्मा, आप वेल नोन होंगे इनसे। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. और एक और प्रोग्राम है यहाँ पर आपके सामने, मेंटरशिप का। और ये मेंटरशिप भी बहुत पॉपुलर रहा है, काफी बच्चों ने अडॉप्ट किया है इस मेंटरशिप प्रोग्राम। अब देखो, इसके पहले कि हम आगे बढ़े,
आपको मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बिल्कुल संक्षेप में बता दूं, क्योंकि आप ऑलरेडी इससे वेल अवेयर है। तो यह जो सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न है, बस एक पेज में आप देखिए कि क्या इसका सिस्टम है, फिर हम आगे अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ये जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें आप देखिए 3 स्टेजेज हैं इसमें, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब ये जो प्री है 400 मार्क्स का है, 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जीएस है, पेपर सेकंड सी सेट। जो पेपर फर्स्ट है उससे मेरिट लिस्ट बनते हैं, और जो पेपर सेकंड है उसमें केवल क्वालिफाई करना होता है, 33% क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत है। तो ये जो पीटी है वो बेसिकली क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। पीटी क्या है? इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, बट it is a process of rejection for those who are not a very serious aspirant। ये उनका रिजेक्शन है जो गंभीर नहीं है। तो जो गंभीर नहीं है उनको रिजेक्शन का ये प्रोसेस है, ये प्रीलिम्स। अब मेंस में आप देखो 1750 मार्क्स के ये मेंस है, और इसमें मेरिट के आधार पर बच्चों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो 275 मार्क्स का है, और दोनों के मार्क्स को मिलाकर 2025 जो मार्क्स है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होगा। और इसमें एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो लैंग्वेज के पेपर है, जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी बेल्ट के बच्चे हिंदी और अदर रीजनल एरियाज के बच्चे रीजनल लैंग्वेज लेते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25%। इसके अलावा एसए का पेपर, जीएस के 4 पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर, ये 7 जो पेपर है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10% है। आमतौर पर बच्चों को यह लगता है कि इन पेपर में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसए, जीएस के 4 पेपर और दोनों ऑप्शनल में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10% है। तो आपको इससे अवेयर रहने की जरूरत है। अब आप देखें कि अभी अभी जो रिजल्ट आया है वो 2023 का, तो उसका स्टैटिकल डेटा आप देखेंगे, इससे आपको आइडिया होगा। किसी भी चीज में प्रवेश करने से पहले एक बेसिक स्टैटिकल डेटा की जरूरत होती है, जो स्टैटिकल डेटा मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। इस स्टैटिकल डेटा को आप देखो थोड़ा गौर से। अब आप देखो यहां पे कि अप्लाई करते हैं, अप्लाइड अप्रोक्स 13 लाख, लगभग 13 लाख बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था, अप्रोक्स। इसमें से सभी बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं होते। जो अपीयर हैं उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन अप्रोक्स 50% उसमें अपीयर होते हैं, अप्रोक्स 6.5 लाख। इसमें से जिन बच्चों ने मेंस को दिया यानी कि पीटी क्वालिफाई किए, उनकी संख्या है 14,624 जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं मेंस को। अब जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया 2916 लगभग 3000 के आसपास बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए थे। उसमें से जो एग्जाम क्लियर किया वो है 1143, जिसमें से 1016 फाइनल हो चुका है और वेटिंग लिस्ट में है 126। वेटिंग लिस्ट में हो तो 1016 फाइनली इनका रिजल्ट आ चुका है, 127 वेटिंग लिस्ट में है। तो आप देख लें कि किस सर्विसेज में कितने बच्चे गए हैं। आईएएस 180, आईएफएस 37, आईपीएस 200, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए 613 एंड ग्रुप बी 113, टोटल 1143। ये जो नंबर है ये सिविल सर्विसेज के हिसाब से काफी ज्यादा है। और अगर आप पिछले कुछ वर्षों से देखें
तो मुझे लगता है कि ये गोल्डन टाइम है सिविल सेवा की तैयारी का। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब 1000 से ऊपर वैकेंसीज जा रहे हैं। एक समय था जब वैकेंसी धीरे धीरे घटते घटते लगभग 300 तक पहुंच गई थी। तो अभी 1000 के और या 1000 से ज्यादा वैकेंसी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है इस एग्जामिनेशन की तैयारी का। अब आप देखो, इसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये एग्जाम देखने से जितना टफ लगता है, ये एग्जाम उतना टफ है नहीं। आप प्रीलिम्स में देख लो, प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी का 75.41, मीन्स 741, फाइनल में 953, ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। बाकी आप ईडब्ल्यूएस में देखें, इससे कम मेरिट है। ओबीसी में 74.75, एससी 59.25, एसटी 47.82 एंड फिजिकली चैलेंज के, इसमें कई सारे कैटेगरीज है जिसमें अलग अलग। बेसिकली आप देखो कि जनरल कैटेगरी में भी मार्क्स इतने ज्यादा नहीं आए हैं कि आपको लगे कि हम इस चीज को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसी का एक दूसरा रूप बताते हैं। अब इसमें से पूरा रेंज में आपको बता रहा हूं कि टॉपर्स में और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है उसमें कितना का अंतर है। अब देखो, प्रीलिम्स में 75.41 हमने अभी आपसे बताया, ये कितने परसेंट है, 37.70। आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, अगर आपने 37.70 40% से ऊपर बना लिया तो आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे। सबसे बड़ी समस्या अभी चल रही है कि हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। किसी भी वर्ष मेरिट 50% से ऊपर नहीं गया, 200 मार्क्स में से अगर 100 मार्क्स भी आप लाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, 37.7। और जो AIR नंबर 1 है, इसके मार्क्स नहीं पता, क्योंकि आयोग इसके मार्क्स डिक्लेयर नहीं करती। मेंस में देख लो आप, 741, ये 42.34% है। और जो टॉपर है उसे मेंस में मार्क्स है 899, 42% से लेकर 51% तक मैक्सिमम मार्क्स 51% है। और फाइनल में 953 जो 47% है, और टॉपर को आया है 54.27, 1099, लेस देन 55%। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में अगर किसी का 55% मार्क्स आ जाए तो उसे किस नजर से देखा जाता है आपने महसूस किया होगा। और यहां सिविल सेवा में 55% से भी कम में ऑल ओवर इंडिया का टॉपर मिल रहा है। तो बेसिकली यह एग्जाम इतने टफ नहीं है जितना कि टफ बाहर से दिखाई देता है। वस्तुतः इसके पीछे वजह क्या है कि हमें सही स्ट्रेटजी नहीं मिलती और सही प्रकार से हम मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाते। मेंटरशिप और स्ट्रेटजी की बड़ी ही अहम भूमिका है, क्योंकि सिविल सेवा क्वालिफाई करना केवल ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अब इस बार जो AIR 1 है, आदित्य श्रीवास्तव, इसके टोटल मार्क्स को आप देख ले, इससे पता चल जाएगा। 899 1750 में और 1099 आउट ऑफ 2025 जो 54.27 है। ये इसका ब्रेकअप है। ये ब्रेकअप इसलिए दिखाया कि मैंने टॉपर का ही ब्रेकअप दिखा दिया। आप इसके नीचे पूरा रेंज है, अगर आप इसको सही तरीके से तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको सिविल सर्विसेज के जो पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम में इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री की बड़ी अहम भूमिका है। उस इंडियन हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसके पाठ्यक्रम को देखें और इसी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से इस बैच को हम आरंभ करेंगे
और इसमें हम पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्नों को टैकल किया जाए, किस प्रकार उसका आंसर फॉर्मेट किया जाए, कैसे मॉडल आंसर लिखा जाए, किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को टैकल किया जाए, ये सब कुछ आपको बताएंगे। पहले आप इसका पाठ्यक्रम देख लो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। अब देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास का आरंभ कहां से माना जा सकता है? मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। आखिर मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी से ही आधुनिक भारत क्यों आरंभ माना जाता है? तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि आधुनिकीकरण के तत्व क्या है। इसमें 5 फैक्टर्स: न्यू विजन, न्यू आइडियाज, न्यू वैल्यू सिस्टम, न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नवीन दृष्टि, नवीन विचार, नवीन मूल्य पद्धति, नवीन संस्थान और नवीन संगठन। जब मॉडर्नाइजेशन के इस कसौटी पर आप भारतीय इतिहास की घटनाओं को, प्रवृत्तियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं सदी के मध्य में मध्यकालीन प्रवृत्तियां समाप्त होती जाती है और आधुनिक प्रवृत्तियां आरंभ होती चली जाती है। और इसी डिमार्केशन लाइन को निर्धारित करने के लिए बहुत सारी तिथियां प्रस्तावित की गई, जिसमें से एक 1707 एट द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बैटल ऑफ करनाल 1739, द बैटल ऑफ पलासी 1757 एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। इन सभी घटनाओं का मैं विस्तृत विवेचना करूंगा और इस विस्तृत विवेचना के पश्चात इतिहासकारों ने भी यह पाया कि 1757 द बैटल ऑफ पलासी से हम आधुनिक भारत का आरंभ मान सकते हैं, बिकॉज द बैटल ऑफ पलासी वाज नॉट ओनली द बैटल बिटवीन द टू फोर्सेस बट द बैटल बिटवीन द टू system. The Nawab of Bengal was the representative of feudal mode of production and the East India Company was the representative of capitalistic mode of production. बंगाल के नवाब सामंतवादी मूल्य पद्धति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पूंजीवादी मूल्य पद्धति का। तो वस्तुतः यह सामंतवाद और पूंजीवाद के बीच का संघर्ष था। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, एज फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एक्सेट्रा। New education system was introduced by the Britishers. New economic structure started by the Britishers. Also the new political structure was started by the Britishers. ये तमाम परिवर्तनों ने इस बैटल ऑफ पलासी को एक डिमार्केशन लाइन बना दिया। बैटल ऑफ पलासी अपने आप में कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन इसका इंपैक्ट भारत पर निर्णायक पड़ा। और जो ब्रिटिश कंपनी भारत में पहले व्यापार के लिए बुलियन लेकर आती थी, अब वो बुलियन लाना तो छोड़ दे, अब भारत का बुलियन वो विदेशों में एक्सपोर्ट करने लगे। जब अंग्रेज भारत आए थे, उस दौरान इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए 20वीं शताब्दी के मध्य में, देन इंडिया वाज द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो राज से स्वराज वस्तुतः यही है जिसमें भारतीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ।
तो ये आपका पहला टॉपिक है 18वीं शताब्दी से अंटिल द प्रेजेंट। 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। ये मॉडर्न इंडिया का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल हम कहां से आरंभ मानते हैं? अब ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये हम मानते हैं मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, स्पेशली द रिवोल्ट ऑफ 1857, जस्ट आफ्टर द 100 years ऑफ बैटल ऑफ पलासी। तो पलासी के 100 वर्ष के बाद जो 1857 का गदर हुआ था, उस गदर से फ्रीडम स्ट्रगल आरंभ माना जाता है और इसी के से संबंधित इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसका योगदान। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम। तो एक टॉपिक मॉडर्न इंडिया जो मिड ऑफ 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स होगा, दूसरा 19th सेंचुरी, मिड ऑफ 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। अब जो इसमें तीसरा टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। जब देश आजाद हुआ था तो देश की आजादी ही सबसे बड़ा लैंडमार्क थी और जो ही स्वराज मिला हमने मान लिया इतिहास यहां आकर समाप्त। तो आजादी के बाद जितनी भी किताबें लिखी गई आरंभिक 2-3 दशकों में, वे सभी किताबें भारत की आजादी और विभाजन पर आकर समाप्त हो जाती थी। आज जब हम आजादी से 75 वर्ष आगे निकल चुके हैं, अमृत महोत्सव मना चुके हैं, तो आज जरूरत इस बात की है कि आजादी के बाद क्या हुआ यह भी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आजादी भी हमारे लिए इतिहास बन चुका है। भारत में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ और वर्तमान की पूरी पीढ़ी, कुछ बुजुर्गों को छोड़ दें तो ये सभी आजादी के बाद की पीढ़ी है। तो ये जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशंस है, इनको भी आजादी के बाद की कहानी, आजादी के बाद की घटनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है और इसीलिए कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक को जोड़ा गया। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन की स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या सुदृढ़ीकरण। तो बेसिकली ये है टॉपिक आजादी के बाद का, क्योंकि आजादी के साथ साथ हमें विभाजन की त्रासदी भी झेलनी पड़ी थी और भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र देश का उदय हुआ था और यह विभाजन जिन कारणों से हुआ था वो बहुत वैलिड रीजन न होने के कारण एक बार फिर से विभाजन हुआ, पाकिस्तान का पुनः विभाजन हुआ और पाकिस्तान दो भागों में बट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आजादी के पहले जो भारत था वो वर्तमान के 3 देशों में विभाजित हो चुका है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। साथ ही जो रिफ्यूजीज की समस्या थी, भारतीय रजवाड़ों के विलय का मुद्दा था, एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, भाषाई समस्या थी, फॉरेन पॉलिसी की समस्या थी, एटॉमिक पावर की बात थी, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना था। ये सभी तरह के प्रश्न आपको
टॉपिक्स इसके अंतर्गत आएंगे कि किस प्रकार भारत का सुदृढ़ीकरण हुआ और पुनर्गठन हुआ। अब ये जो टॉपिक्स हमने आपको बताए मॉडर्न इंडिया का, इस मॉडर्न इंडिया के टॉपिक को विस्तार से जानने से पहले अब हम प्रैक्टिकली यह देखें कि इस प्रकार के टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न का जवाब देने में आप कितने सहज हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम का अध्ययन, अब देखो मैं बेसिकली बता रहा हूं, आपको स्ट्रेटजी क्या अपनाई है। First of all, you should have to observe the syllabus, and second one, you should have to observe the previous year's question. आपको यह पूर्ववर्ती वर्षों के प्रश्न देखने और इन प्रश्नों से ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपको अपनी तैयारी किस दिशा में ले जानी। अब देखो 2023 लास्ट ईयर ही ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है मॉडर्न इंडिया से। क्वेश्चन क्या है? By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? The Regulating Act, the Pitt's India Act, the Charter Act of 1793, the Charter Act of 1833. अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि कैसे आप इस तरह के प्रश्नों को आप टैकल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, आप इसको तैयार करो और इसको 4 खंडों में बांट दो। पहला द रेगुलेटिंग एक्ट्स, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन कर ले और साथ ही 2 और संशोधन हुए थे उसको जान ले। जो दूसरा खंड है इसमें आप तैयार कर ले द चार्टर एक्ट्स, इसमें से 4 चार्टर एक्ट आपको ध्यान पे रखना है, 1793, 1813, 1833 एंड 1853। इस समय कंपनी का शासन था। फिर क्राउन का शासन आएगा, उसमें 2 प्रकार के एक्ट्स हो जाएंगे। एक इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 एंड 1909। और 4th सेगमेंट आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919 एंड 1935। अगर आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने प्रश्न आते सब इसमें से आ जाएंगे। अब यहां प्रश्न पूछा गया है वही रेगुलेटिंग पिट्स चार्टर है। अब देखो ये डिजाइनेशन क्या था? डिजिग्नेशन कह रहा है the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India। अब आपको इसका भी मैं एक तरीका बताता हूं वन बाय वन। After the Battle of Plassey, the administrator of Bengal was known as the Governor of Bengal. It starts with Governor of Bengal, later on Governor General of Bengal according to the Regulating Act of 1773. Then Governor General of India according to the Charter Act of 1833. Then Governor General of India and Viceroy according to the Government of India Act 1858. And after that the Governor General of India and Viceroy and the representative of the Crown according to the Government of India Act 1935. अब आप यहां देखो, ये जो प्रश्न पूछा गया है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द राइट आंसर इज डी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के चार्टर के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, पहले इस स्टेटस में 3 गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसके अलावा थे बंबई और मद्रास। द राइट आंसर इज डी।
ये एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड। ये जो इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century बिकॉज ऑफ पेजेंट रेसिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। इट्स unprofitable in the world market because of new inventions. National leaders' opposition to the cultivation of indigo, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। अब देखिए ये जो कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो नील की खेती थी उसका ह्रास हुआ और इसके 4 विकल्प दिए गए। अब इस इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में आप ये समझे कि ब्रिटेन जिस इंडिगो का प्रयोग करता था डेट वाज नेचुरल इंडिगो, बट इन द later half of the 19th century industrial revolution happened in Germany and Germany invented the synthetic indigo. Germany invented the synthetic indigo, and after that British natural indigo was replaced by the German synthetic indigo इन द वर्ल्ड मार्केट। ब्रिटेन का जो प्राकृतिक नील था वो जर्मनी के कृत्रिम नील से विश्व बाजार से बाहर कर दिया गया। इससे इंडिगो प्लांटर्स का, जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स थे, उनको भारी नुकसान हुआ और उनको इस प्रकार के कल्टीवेशन से अपने को बाहर करने होने पर बाध्य कर दिया गया। ये अनप्रॉफिटेबल हो चुका था। तो इसका आप देखेंगे द राइट आंसर होगा बी। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। वस्तुतः क्या है, जब हम इस प्रकार के प्रश्न को देखते तो हम इसके राजनीतिक एस्पेक्ट को देखने लगते कि लगता है कि कोई आंदोलन हुआ होगा राष्ट्रीय ने, जैसे आपने चंपारण सत्याग्रह के बारे में सुना होगा कि इसमें गांधी जी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ था, स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल थे। हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो भी पॉलिटिकल फेनोमेना होते हैं उस पॉलिटिकल फेनोमेना के पीछे इकोनॉमिक फेनोमेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो इकोनॉमिक फेनोमेना को भी समझने की जरूरत है। तो राइट आंसर इज बी। 2020 का प्रश्न है। अब प्रश्न देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, केवल आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसका। Which of the following statements correctly explains the impact of the industrial revolution on India during the first half of the 19th century? औद्योगिक क्रांति का 19वीं शताब्दी के आरंभ में क्या प्रभाव पड़ा। अब ये जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसका 19वीं शताब्दी के आरंभ में क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझने की जरूरत है। अब देखो एक एक करके। ब्रिटिश उत्पादकों के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। यह आप प्रश्न कब का है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। अब फर्स्ट सबसे लास्ट ऑप्शन देखे, भारी शुल्क लगाया गया। दरअसल क्या था कि 1813 में जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिस्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, एंड 2 exceptions were trading of tea and trading with China. And according to the Charter Act 1833, the trade monopoly of East India Company was abolished, including exceptions. सभी प्रकार के जो अपवाद थे उसके साथ समाप्त कर दिया गया। तो 1813 में
जब यहां पर ट्रेड मोनोपोली समाप्त हो गए, उसके बाद भारतीय बाजार ब्रिटिश उत्पादकों के लिए खोल दिया गया। एंड ब्रिटेन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर। व्हाट इज लेजिस्फेयर? लेजिस्फेयर मीन्स नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक मैटर। आर्थिक मामलों में सरकार की अभागीदारी, मैंने सरकार की भागीदारी का न होना ही लेजिस्फेयर इकोनॉमी है। दैट इज इन सिंपल इंग्लिश इट इज नोन एज फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। जब मुक्त व्यापार होगा तो आयात पर भारी शुल्क नहीं लगेंगे। ये ऑप्शन गलत है। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन का बिछाया जाना 1850s में आरंभ हुआ था और पूरे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसे लगाया जाता रहा, और लॉर्ड कर्जन के समय सबसे अधिक रेलवे का विस्तार हुआ। तो इसका भी संबंध 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से नहीं है। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। भारत में भारतीयों के द्वारा द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन्स इन 1850s, 1850 के दशक में आरंभ हुआ था, और फिर पूरे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे होता रहा और बड़ी तेजी से 20वीं शताब्दी में हुआ। तो इसका भी संबंध 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, स्पेशली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज था, वो नष्ट हो गए। द राइट आंसर इज ए। इस प्रश्न को देख ले। एक बार आप मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमिक फेनोमेना को समझेंगे तो इससे संबंधित बड़ी संख्या में प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century वाज द। अब देखो, किसी भी प्रश्न में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, सब सेंचुरीज में पूछे गए। British rule in India in the 90s was increase in the export of Indian handicrafts। अब 19वीं शताब्दी में अगर होगा तो इंक्रीज ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। अब देखो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट 19वीं शताब्दी में, अभी अभी हमने कहा जब लेजिस्फेयर इकोनॉमी आया तो इंडियन मार्केट ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं से भर गई। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज था दैट वाज बेस्ड ऑन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज वाज बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। वह पूंजी आधारित उद्योग था और भारत का श्रम आधारित उद्योग था, और ऐसे में जो कॉस्ट प्राइस है वह पूंजी आधारित का कम होगा और भारतीय बाजार ब्रिटिश आधारित वस्तुओं से, ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं से भर गई, और साथ ही भारत के जो वस्तुएं ब्रिटेन जाती थी उस पर हेवी टैक्सेशन कर दिया गया। इसलिए ये आंसर, ये जो ऑप्शन है पहला, सही नहीं होगा। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, भारतीयों के द्वारा जो निर्मित उद्योग थे भारतीयों पर, उसमें वृद्धि हुई। नो। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, जब औद्योगिकरण ही नहीं हो रहे थे तो अर्बन पॉपुलेशन में कैसे वृद्धि होगी? तो सी आंसर आपका बनेगा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये कॉमर्शियलाइजेशन क्या है? ये कैश क्रॉप का उत्पादन है। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो भारत से ऐसी चीजों का व्यापार करे जिससे ब्रिटिश उद्योग को प्रतिद्वंदिता नहीं है। और 1833 के चार्टर के द्वारा भारत में प्लांटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कानून में सुधार किए गए कि अब ब्रिटिशर्स डायरेक्ट भारत में जमीन को खरीदकर प्लांटेशन कर सकता है।
और उसके बाद बड़े पैमाने पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर आरंभ हो गए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टी, कॉफी, जूट, इंडिगो, ओपियम, कॉटन, सुगर केन एटसेट्रा। बड़े पैमाने पर कृषि में वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण आरंभ हो गया, जिसमें चाय, कॉफी, जूट, कपास, रेशम, अफीम, इसके उत्पादन होने लगे। 19वीं शताब्दी। ये जितने प्रश्न हैं सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आधारित, और ऐसे प्रश्न ही आजकल ज्यादा आ रहे जिसपे आप कॉन्सेप्ट पर कर ले तो बेस है। आप एक बार इकोनॉमी को समझ जाए, मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी को समझे, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं और साथ ही इसी का रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल फेनोमेना में होगा। एक और प्रश्न देख लें प्रीलिम्स का, फिर हम दूसरे में आते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के संदर्भ में होम चार्जेस। अब ये होम चार्जेस क्या है? इस होम चार्जेस का जिक्र किया है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें उन्होंने ये बताया है कि ब्रिटिश सरकार भारत पर अपने शासन की कीमत वसूल रही थी। और इस होम चार्जेज में क्या क्या मुद्दे शामिल है उसको देखिए। फंड्स, लंदन में भारत कार्यालय का समर्थन करते थे। अब इस फंड से जो इंडिया हाउस था लंदन का, उसकी फंडिंग की जाती थी। बिल्कुल सही है। निधि भारत में ब्रिटिश कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान करती थी। इनकी जो सैलरी थी, जो पेंशन थी, ये भी जाती थी भारत से। अंग्रेजों द्वारा भारत के बाहर युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल, ये युद्ध में भारतीय सैनिक जरूर जाते थे, लेकिन ये फंडिंग ब्रिटिश सरकार करती थी, ये भारतीय खजाने से नहीं जाते थे। तो होम चार्जेज में वैसी चीजें शामिल थी जिसका पैसा भारतीय खजाने से लिया जाता था, जिसमें से लंदन ऑफिस का खर्चा, भारत में जो ब्रिटिश कर्मचारी काम करते थे उसके वेतन और पेंशन, सेना के लिए जो इक्विपमेंट्स खरीदे जाते थे, इन सब चीजों का यहां से लिया जाता था। प्लस रेलवे में जो इंटरेस्ट दिया जा रहा था 5%, उस रेलवे में जो 5% इंटरेस्ट दिया जा रहा था वो भी पैसा यहां से लिया जा रहा था। तो 1 and 2, तो आंसर इज बी, केवल एक। ठीक, अब आप देखें, अब मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न हैं। एक तो रेलवे के आगमन से, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। अब इस रेलवे का संबंध वर्ल्ड हिस्ट्री से भी है और इंडियन हिस्ट्री से भी। तो जब ये वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में है तो विश्व के परिप्रेक्ष्य और भारतीय परिप्रेक्ष्य, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे तो इस टॉपिक की बात करेंगे। अभी तत्काल इसको स्किप करते हैं। अब देखो आप, यहां एक प्रश्न है 2022 का, लास्ट ईयर का, नहीं इससे एक साल पहले का। अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तात्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? कारण बताएं। 150 शब्दों में 10। अब देखो 2022 का क्वेश्चन है। जब आप आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नेचर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी है और जो इंडियन आर्मी है, दोनों के संगठन में अंतर था। जो इंडियन आर्मी थी वह सामंती व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि इनकी पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी। तो व्यवस्थागत फर्क है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। ब्रिटिश आर्मी was well disciplined, well trained and well equipped। जो ब्रिटिश सेना थी वह पूर्णतः अनुशासित थी, प्रशिक्षित थी और आधुनिक साज सज्जा से लैस थी। इसके अलावा
भारतीय सैनिकों के बीच नमक हलाली की प्रथा प्रचलित थी। इसमें यह माना जाता था कि अगर हम किसी का नमक खाते हैं तो हम उसकी ओर ही रहेंगे, अपनी जान तक दे देंगे। इस बात से वे अवेयर नहीं थे, उसमें नेशनलिज्म नहीं आया था। जो मॉडर्न नेशनलिज्म था वो भारतीय सेना में नहीं पनपा था। और रीजनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा। ये वेतन पाने वाले एक अच्छे भारे के सैनिक थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो भारतीय सेना के साथ लागू हो रही थी। यही कारण है कि अंग्रेजों की संख्या कम थी और उनकी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय ही थे। और भारतीय सैनिकों की संख्या वाले अंग्रेजों के नेतृत्व में वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे अनेक युद्ध हुए जिसमें अंग्रेजों ने कम संख्या बल के बावजूद भारतीय सैनिकों को पराजित किया। एज फॉर एग्जाम्पल बैटल ऑफ पलासी। और इस पर एक विद्वान ने कमेंट्स करते लिखा है, जो सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में पूछा भी गया था एक वर्ष, कि द बैटल ऑफ पलासी वाज नॉट ए बैटल बट ए ग्रेट बिट्रायल। पलासी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं थी, एक बड़ा विश्वासघात। इसमें देखेंगे कि लगभग 50,000 की बड़ी सेना 3200 की छोटी सी अंग्रेजी सेना से पराजित हो गई। उस 3200 में 1100 अंग्रेज थे और 2100 इंडियन। बक्सर की लड़ाई लगभग 40,000 की फौज केवल 7,000 की सेना से पराजित हो गई। 7072 7,072 लोग थे। इसी प्रकार साउथ में आप अनेक युद्ध को देख सकते हैं। इस प्रश्न को आपको बताना होगा कि क्या दोनों की सेना में नेचर वाइज अंतर था। एक प्रश्न है, 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन में कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना। Since the decade of 1920s, the national movement has acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. Discuss 250। अब देखो 1920s का क्या दौर है, आप इसको समझो। 1920s के आरंभ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुए थे और उसके ठीक पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आने के पश्चात कांग्रेस का एक वर्ग इसका समर्थन कर रहा था, दूसरा वर्ग इसका विरोध कर रहा था। जो विरोध करने वाले थे मुख्य धारा के, उन्होंने तो असहयोग आंदोलन चलाया अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। जो दूसरी धारा थी, जो लिबरल्स कहला रहे थे, वो कांग्रेस से अलग होकर एक अलग संगठन बना लिया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन और ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज मेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ex-ICS officer, and he was supported by तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर। अब आप देखेंगे कि एक लिबरल का अलग ग्रुप आ गया और ये लिबरल ग्रुप आगे चलकर भी वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पक्ष में था। यहां तक कि इसमें से तेज बहादुर सप्रू, जयकर, इन लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। तो कांग्रेस की एक मुख्य धारा के लोग थे, दूसरे उदारवादियों का एक ग्रुप था। इसी 1920s में एक तीसरा ग्रुप भी आया जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट। ताशकंद से शुरू हुई और 1925 में सीपीआई का गठन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ एमएन रॉय। तो एक वामपंथियों का, एक कम्युनिस्ट पार्टियों का भी समूह था। इसी दौर में आप देखेंगे क्रांतिकारियों का भी एक समूह था, HRA, HSRA, एक यह भी। इसी दौर में ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स भी आए। आप देखेंगे 1920 के दशक में अनेक समानांतर धाराएं चल रही थी और इन समानांतर धाराओं में एक धारा स्वराजिस्टों का भी था, स्वराजवादियों का भी था।
एक ये भी आ गया इसमें। इन सारी चीजों को आपको इसमें डिस्कशन करना है। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। आमतौर पर जब हम गांधीयन स्ट्रेटजी का अध्ययन करते हैं तो हम क्या करते हैं, गांधीयन स्ट्रेटजी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें संघर्ष विराम संघर्ष की स्थिति की बात करते हैं और 3 मेजर मूवमेंट की चर्चा करते हैं, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 मास मूवमेंट है, लेकिन उस मास मूवमेंट के समानांतर रचनात्मक कार्यक्रम भी चलते थे। इस पर आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता और ये बहुत ही जरूरी था। इसी रचनात्मक कार्यक्रम ने गांधी जी को विश्व के दूसरे नेताओं से अलग कर दिया था। तो इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को भी जानने की जरूरत है और ये रचनात्मक कार्यक्रम जन आंदोलनों के दौरान भी चलाए जाते थे और 2 जन आंदोलनों के बीच भी चलाए जाते थे। और यह जन आंदोलन एक प्रकार से संघर्ष विराम संघर्ष, ट्रूस स्ट्रगल का एक पार्ट था। महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती। अब इसमें आपको विकल्प की बात कहनी है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो राजनीति की दशा और दिशा क्या होती। एक प्रकार से यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको यह बताना है कि और क्या विकल्प हमारे पास हो सकते थे। ठीक, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये जो पूरी पॉलिसीज है इसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है कॉमर्शियल कैपिटलाइजेशन, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। From 1757 to 1813 कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद। From 1813 to 1858 इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद। And then 1858 to 1947 फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। इन तीनों के अलग अलग स्वरूप थे, अलग अलग विशेषताएं हैं और उससे संबंधित अलग अलग फिनोमेना। अब इसको हम समअप करते हुए अब इसका ब्रीफ में आप देखिए कि जो इंडियन हिस्ट्री है इसको 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न। एंशिएंट इंडिया का हमारा तात्पर्य मोटे तौर पर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू मिड ऑफ 8th सेंचुरी एडी, आरंभिक काल से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक। मिडिवल इंडिया फ्रॉम द मिड ऑफ द 8th सेंचुरी टू द मिड ऑफ 18th सेंचुरी और मॉडर्न इंडिया फ्रॉम द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। अब देखो ये जो विभाजन किया गया है इसका सेंट्रल कैरेक्टर है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। सामंतवाद से पहले का काल, बिफोर फ्यूडलिज्म, एंशिएंट इंडिया। फ्यूडलिज्म जो फ्यूडल पीरियड है, मिडिवल इंडिया, मध्यकाल, एंड आफ्टर फ्यूडलिज्म मॉडर्न। अब हम इसी मॉडर्न इंडिया को उठाते हैं और इसका एक डायग्राम देखिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे मैं आपको गाइड करूंगा, ये आप देख लो। पूरे मॉडर्न इंडिया को हमने एक चार्ट के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इसी चार्ट को ध्यान में रखकर पूरे को स्ट्रक्चर फॉर्म में हम आपको बताएंगे, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म। अब देखो आप आरंभ कहां से, 18th सेंचुरी में डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों के पतन से ये चीजें आरंभ होगी। डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, राइज ऑफ रीजनल पावर्स, देन इमर्जेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स। अब आप देखो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात
का जो मुगल काल है वो कहलाता है लेटर मुगल्स, उत्तरवर्ती मुगल। तो लेटर मुगल्स मीन्स 1707 टू 1750 सॉरी 1757। लेटर मुगल्स का मतलब है कि 1707 टू 1857, 1857 तक का ये जो काल है ये उत्तरवर्ती मुगल का काल कहलाता है, जिसमें बहादुर शाह फर्स्ट टू बहादुर शाह सेकंड जफर तक का काल है। अब ये डिक्लाइन कैसे हो रहा है, किन प्रवृत्तियों के कारण डिक्लाइन हो रहा है और इसका पूरे भारतीय राजनीति पर क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी विवेचना इसमें करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे जब नॉर्थ वेस्ट बैटल ऑफ करनाल होता है, जिसमें मुगल एम्परर वाज डिफीटेड बाय द ईरानी किंग नादिर शाह इन 1739, तो जो ही वो डिक्लाइन होगा आप डेक्कन में देखेंगे कि कर्नाटिक वार्स आरंभ हो जाते हैं और पूरा 40 और 50 के दशक में कर्नाटिक वार्स होते, तीन तीन कर्नाटिक वार होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और उस कर्नाटिक वार के द्वारा जो ब्रिटिश कंपनी है और फ्रेंच कंपनी के बीच सुपरमैसी के लिए संघर्ष शुरू हो जाते। तो एक ओर आप देखेंगे कि मुगलों का डिक्लाइन होगा और दूसरी ओर राइज ऑफ रीजनल पावर्स होंगे, बंगाल, मराठा, सिंध, मैसूर, पंजाब, ऐसे तमाम रीजनल पावर का उदित होगा और इसी रीजनल पावर को पराजित करते हुए भारत में इमर्जेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स, ये यूरोपीय शक्तियों का उदय होगा। यानी कि केंद्रीय नेतृत्व का पतन, क्षेत्रीय सत्ता का उदय और इसी दौरान भारत में यूरोपीय कंपनियों का उदय होगा। अब जो यूरोपियन कंपनीज थे, ये जो कंपनियां थी, इनका जो वर्किंग स्टाइल था वो भारत के रीजनल स्टेट्स के वर्किंग स्टाइल से अलग था। ये दोनों सामंती व्यवस्था के तहत थे और ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम के तहत थे। अब जब इनकी सत्ता आ गई तो अब यहां से देखिए ब्रिटिश इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा और ब्रिटिश इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ही इसमें आपको पढ़ना होगा द ड्रेन ऑफ वेल्थ, द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, de-industrialization and the impact of British economic policy, धन का निष्कासन, विऔद्योगीकरण, भू राजस्व व्यवस्थाएं, कृषि का वाणिज्यीकरण और उसका प्रभाव। अब आप देखेंगे ये तमाम चीजें यहां पर ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत ये आता जाएगी, स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। देन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सिविल सर्विसेज, पुलिस सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम, ये तमाम सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जो भारत के परंपरागत सिस्टम से अलग होगा। एंड ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, और ये ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मैकाले, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज मैकालियन सिस्टम। ये मैकालियन सिस्टम है which is based on infiltration theory, ये विप्रेशन के सिद्धांत पर आधारित है ये मैकालियन एजुकेशन सिस्टम। और इस मैकालेवादी शिक्षा पद्धति के कारण ही भारत में जो ये एजुकेशन पद्धति जो भारत में आया, ये ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में यूरोप में ऊपर से नीचे तक आया था, हिंदुस्तान में नहीं हो पाया। तो इस मैकालियन एजुकेशन सिस्टम के कारण भारत के जो अधिकांश लोग थे वो एक ही बार में इलिटरेट हो गए। ठीक है, इसको विवेचना की जरूरत है। अब देखो इस सिस्टम के खिलाफ रिएक्शन ऑफ द इंडियन माइंड, भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया हुई। और जब भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया हुई तो आप देखेंगे कि ये प्रतिक्रिया किन रूपों में हुई, वो आप यहां देखो। ट्राइबल रिवोल्ट्स, जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया। ये जो ट्राइबल्स थे इनके बारे में एक
प्रसिद्ध मानव वैज्ञानिक और आईएएस अधिकारी थे कुंवर सुरेश सिंह, उन्होंने कमेंट्स किया इनके बारे में कि द ट्राइबल रिवेलियंस वे आर मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर वायलेंट। ये जो लोग थे वो अधिक हिंसक थे और इनके बार बार होते थे। तो ट्राइबल्स भारतीय समाज के पहले वर्ग के लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के स्वरूप को समझा। पेजेंट्स रिवोल्ट, किसानों का विद्रोह हुआ, चूंकि ब्रिटिश शासन काल में सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो भारतीय किसानों का हुआ। और फिर जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, फिर सैनिक विद्रोह, और इन सब की अंतिम परिणति हुई द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसी रिएक्शन में एक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मीन्स नॉन वायलेंट रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव मीन्स वायलेंट रिएक्शन। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ constructive reaction, and the revolt of 1857 is the finest example of destructive reaction. कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन में हम अपने समाज की पुनर्संरचना करते हैं, अपने आप की पुनर्संरचना करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं कि आखिर क्यों ब्रिटिश सत्ता ने हम पर नियंत्रण कर लिया। तो जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्म निरीक्षण करते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट आते हैं। और जब हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं, दूसरे सिस्टम को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, क्योंकि ये ब्रिटिश सत्ता से भारतीयों को घेर लिया गया था। और जो भारतीय किसान थे वे कहां पहुंच गए थे? विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्चक्र में। और दुष्चक्र को तोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच फिलोसफर थे रूसो। रूसो ने कहा था कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो का कहना था कि इस जंजीर को तोड़ डालो, और फ्रांस की जनता ने उस जंजीर को तोड़ डाला। फ्रांस में क्रांति हो गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। उसके 100 साल के बाद, रूसो के 100 साल के बाद, एक और फिलोसफर आया, कार्ल मार्क्स। उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बंद। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.